नमस्कार दोस्तों। नियति आईएएस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बेहद स्वागत है। और मैं गौरव जो है आज अपना पहला प्रयास कर रहा हूँ टीचिंग के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है मेरा रिव्यू करके बताइएगा कि मेरा कंटेंट कैसा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, या मुझ में कोई कमी है तो मैं आगे इस क्षेत्र में कदम ना बढ़ाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा रिव्यू करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया है। ठीक है, और जो है आज मैं आपके लिए जो है प्रस्तावना, जो कि राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है, प्रस्तावना लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज हम जो है प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे कि क्या जो है इसकी प्रकृति है, क्या स्रोत हैं, क्या लक्ष्य हैं। दोस्तों अगर शुरुआत से देखा जाए तो प्रस्तावना जो है हमारे जो है किसी भी व्यक्ति, अगर देखा जाए किसी भी अपना जो कोई भी क्षेत्र है या कोई देश है, कोई व्यक्ति है, कोई समाज है दोस्तों, सबका एक दर्शन होता है। तो जो दर्शन होता है उसमें उसके जो है लक्ष्य उजागर होते हैं कि इस अनुसार वो व्यक्ति जीवन जिएगा। तो दोस्तों हमारा जो देश है उसका भी जो है हम लोगों ने अपने नियम कानून कायदे के लिए एक दस्तावेज बनाया, उसको संविधान कहते हैं। और संविधान का जो परफेस है, एक इंट्रो है, वो जो है एक प्रस्तावना में जो है उन शब्दों को शामिल किया गया। मतलब जो है अगर हम कहें कि जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों प्रस्तावना की, दोस्तों हर कोई जो कि हमारा सब विश्व का सबसे लंबा संविधान है, तो अगर उसको अगर संविधान को समझने बैठ जाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रस्तावना है, केवल इसको पढ़ के जो है जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पूरे संविधान का सार समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसको जो है प्रस्तावना को एक तौर पे संविधान का सार, निचोड़, भूमिका के तौर पे देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम देखें तो इसका जो प्रस्तावना है, इसको सबसे पहले जो है इसको उद्देश्य का इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेहरू जी ने जो है जब संविधान सभा में कुछ उद्देश्य प्रकट किए थे, तो जो उद्देश्य थे उसको ही उद्देशिका कह दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम इस प्रस्तावना जो हमारी जो है इसके संविधान का स्रोत क्या है दोस्तों। संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब हम जो भारत के लोग हैं उन्होंने अपने लिए संविधान बनाया है, अपने ऊपर नियम कानून लागू करने के लिए संविधान बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो हम भारत के लोग जो हैं वे प्रस्तावना जो है संविधान के स्रोत हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा देखेंगे इसमें राज्य की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, मैं जो है बिल्कुल आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में जो है इसी तरीके से पूछा जाता है कि भारत के संविधान का स्रोत कौन है, राज्य की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो हम भारत के लोग जो हैं इसके जो स्रोत हैं दोस्तों, राज्य की प्रकृति कैसी है दोस्तों। राज्य की प्रकृति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो जो शब्द हैं दोस्तों, इन सब शब्दों का बहुत गूढ़ रहस्य है। हम सब शब्दों को जो है छोटे छोटे सरल वाक्य में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अगर सीधे सरल भाषा में कहूँ तो दोस्तों जो है अपने मन का होना। ठीक है, अपने मन पे पूर्ण नियंत्रण, मतलब मन का राजा। ठीक है, तो मन का राजा का मतलब क्या है कि मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, मेरा मन नहीं करेगा वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मन करेगा मतलब जैसे कि अभी आप वर्तमान में देख सकते हो कि जैसे यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो भारत किसी की नीतियों से दबा हुआ नहीं है, जहां मन करे वहां पक्ष में वोट देता है, चाहे अमेरिका का कितना भी दबाव हो। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेंगे वो स्वतंत्रता के साथ लेंगे। ठीक है, तो जो भारत है वो अपने निर्णय स्वतंत्रता के साथ लेता है। ठीक है, इसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि पूर्ण आज़ादी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों समाजवाद। दोस्तों समाजवाद का क्या मतलब है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। ठीक है, ये जो है राज्यश्रित समाजवाद होता है दोस्तों, जहाँ पर जो है पूर्ण नियंत्रण राज्य का होता है, लेकिन इसकी कुछ अपनी कमियां होती हैं दोस्तों, वो अलग टॉपिक है। लेकिन केवल आप छोटी टर्म जो है समाजवाद को समझिए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो समाजवाद है उसमें दोस्तों प्राइवेट और जो है मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका है, जिसके माध्यम से संतुलन बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर सार्वजनिक क्षेत्र होता है तो उसमें निरंकुशता बनी रहती है, भ्रष्टाचार होता है दोस्तों, और जो निजता होती है वो मोनोपोली होती है, मतलब एकाधिकार होता है। दोनों को मिलाकर जो है हमारे समाजवाद लाया गया। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है दोस्तों पंथ निरपेक्षता। दोस्तों पंथ निरपेक्षता को जो है पंथ निरपेक्षता समाजवाद और जो है राष्ट्र की एकता अखंडता को जो है 42 संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो वही पंथ निरपेक्षता का दोस्तों अर्थ है वो जो है इंग्लिश के शब्द सेकुलरिज्म से लिया गया, जिसका अर्थ जो है धर्मनिरपेक्षता होता है, जिसका सामान्य शब्द जो है राज्य और धर्म का अलगाव होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो है अपना स्वयं का कर्तव्य। ठीक है, या फिर जैसे अब जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है दोस्तों वो पश्चिम से आई है, लेकिन जो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता है दोस्तों, हमारा एक बहुत पुराना जो है सामाजिक संस्कृति है, उसके आधार पर हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है। तो हमारा जो राज्य है वो सबके समान हित के लिए प्रयास करता है, लेकिन जो पश्चिम के राज्य हैं दोस्तों उनका धर्म से बिल्कुल ही अलगाव है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में काफ़ी
पुराना विवाद था तो उसके लिए जो है धर्मनिरपेक्षता का अलग परिभाषा गढ़ी गई है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी जो सवालों मतलब परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार अलग है। तो दोस्तों इसको आप समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है दोस्तों जनता, जो अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहूँ तो मैं दोस्तों, जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार। ठीक है, तो सीधे सिंपल शब्दों में यह है कि हम खुद के लिए जो अपने नियंत्रण करने के लिए जो सरकार बनाते हैं उसको दोस्तों लोकतंत्रात्मक सरकार कहते हैं, जो जनता के हित में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें पसंद नहीं है यहाँ रहना तो सरकार उसी के अनुसार बताएगी। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है दोस्तों गणराज्य। दोस्तों गणराज्य का मतलब है कि राज्य का जो प्रमुख होगा वो कोई वंशानुगत नहीं होगा, उसका निर्वाचन होगा। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में दोस्तों जो राज्य का प्रमुख है वो निर्वाचन ना होकर उसका जो है राजवंश ही चला आ रहा है। जैसे क्या जो विक्टोरिया है, एलिजाबेथ है। ठीक है दोस्तों, और हमारे यहाँ जो राज्य राष्ट्रपति का चुनाव हो उसका चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि जो है लक्ष्य है। ठीक है, प्रस्ताव जो हमारा संविधान है उसके क्या लक्ष्य हैं दोस्तों, उसका लक्ष्य है, ये याद रखिएगा। कितने सवाल पूछता है कि कितने प्रकार का न्याय है दोस्तों, 3 प्रकार का न्याय है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है। ठीक है, तो न्याय दोस्तों कितने तरह का, 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय में यह है कि दोस्तों कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई धर्म, किसी के साथ किसी प्रकार का मतलब जाति धर्म आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आर्थिक। आर्थिक का मतलब है दोस्तों कोई गरीब नहीं है और कोई अमीर नहीं है, सब जो है सबको समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उससे अगला है दोस्तों राजनीतिक। राजनीतिक का अर्थ है दोस्तों कि सबको जो है मतदाता, वोट और सबको जो निर्वाचित जो पद हैं उन पे मतलब अब जो है आप जो है उसमें भागीदारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसमें है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। दोस्तों ये 5 जो है एक सामान्य व्यक्ति के गुणों को निखारने के लिए जो स्वतंत्रता है वह इसमें बताई गई है। ठीक है दोस्तों, और इसी का वर्णन जो है आर्टिकल 19 में जो है काफ़ी विस्तृत तरीके से समझाया गया है। ठीक है, उसको हम आगे कभी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगला है दोस्तों 2 प्रकार की समता, जो कि प्रतिष्ठा और अवसर की। दोस्तों ये पहले जो राजवंश होते थे उनमें केवल क्षत्रिय को, ब्राह्मण को जो अवसर प्रदान किए जाते थे। अभी जो संविधान है, संविधान लागू किया गया है जो, उसमें सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए गए हैं कि कोई भी जो है राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे हमारे कोविंद जी जो हैं वे राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विशेषाधिकार का ना होना सबसे बड़ी मुख्य बात क्या है, विशेषाधिकार नहीं है, सबको समान अवसर प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों ये है कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की जो गरिमा है, गरिमा के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाती है दोस्तों। और राष्ट्र की एकता और अखंडता। दोस्तों ये एकता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना में शामिल की गई थी, क्योंकि उस समय जो है कुछ देश को बंटवारे के लिए या फिर देश के विखंडन के लिए कुछ शक्तियाँ खड़े हो गई थी, तो उनके लिए जो ये संविधान में जो है एकता और अखंडता की बात की गई थी कि राष्ट्र को एकीकृत रखेंगे और इसकी जो अखंडता है उसको बनाए रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता। दोस्तों बंधुता का मतलब यह है कि लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि समाज में, परिवार में, देश में जो है बंधुता का माहौल बना रही है, नहीं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, नहीं, सब भाई भाई हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें जो प्रस्तावना में एक बात की गई है दोस्तों, इसकी स्वीकृति की तिथि। ठीक है, तो स्वीकृति की तिथि है दोस्तों 26 नवंबर 1949, जिसको जो है दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ हम जो है दोस्तों इस संबंधित वो देखेंगे कि कोर्ट्स किसने किसको क्या कहा। दोस्तों पहचान पत्र, जो प्रस्तावना उसको संविधान का पहचान पत्र कहा है दोस्तों N.A. पालकीवाला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है दीर्घकालिक सपनों का विचार। तो दोस्तों ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने जो है दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था प्रस्तावना को। ठीक है, और जो दोस्तों संविधान की कुंजी KM मुंशी जी ने कहा था। और दोस्तों एक बार आप देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक और देखेंगे कि जो सबसे प्रमुख इससे संबंधित विवाद हैं, कि एक विवाद दोस्तों 1960 के दशक में जब उठा था कि इसमें कहा गया था कि ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है, संविधान का भाग है या नहीं है। तो दोस्तों एक बेरुवाड़ी एक संघ था जो कि नेहरू जी ने पाकिस्तान के साथ समझौता करके उसको देने का वचन दे दिया था। तो इसमें जो है ये सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर याचिका की गई थी कि जो है कि भारत की संविधान जो लोकसभा है, संसद है, वो क्या संविधान से मतलब किसी भी देश को कोई क्षेत्र प्रदान कर सकती है। तो जो इसमें इसको जो है कुल मिला के जो सवाल था वो प्रस्तावना पे आकर अटक गया था। और प्रस्तावना में ये कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग ही नहीं है। तो भाग ही नहीं है तो फिर इसमें इससे जो है मतलब इसको सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर जो है उसके कुछ समय पश्चात इसमें जो है ये सवाल आया था कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों
जो केशवानंद भारतीयवाद 1973 में था, उसमें जो है प्रस्तावना को इसमें जो संविधान का भाग मान लिया गया था। ठीक है, जब संविधान का भाग मान लिया गया तो कहा इसमें ये भी कहा गया था कि जो है आप इसमें जो है संशोधन कर सकते हो, लेकिन संशोधन कैसे कर सकते हो वो दोस्तों उस पर निर्बंध लगा दिए गए थे, युक्त निर्बंधन। ठीक है, जो एक जो है इस 1973 जो केशवानंदवाद था दोस्तों, उसी में जो है मूल ढांचे का प्रतिपादन किया गया था, संविधान का मूल ढांचा, जो कि संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ कीवर्ड्स हैं, उनमें आप संशोधन नहीं कर सकते, बाकी जो है पूरा संविधान कहीं से भी कुछ भी संशोधन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो प्रस्तावना है उसको भी जो है कि जो है मूल ढांचे में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसी संबंध दोस्तों एक और है जो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, जिसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की एक अखंडता। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 शब्द इसमें जो है, और इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये जो है एक प्रयास था प्रस्तावना को आपके सामने पढ़ाने का। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो और मुझे लगा हो कि मैं कुछ बेहतर पढ़ा सकता हूँ या कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग जो है मेरे पढ़ाए हुए ज्ञान का कुछ ले सकें। ठीक है, कुछ आनंद ले सकें, या फिर उनको कुछ समझ में आए, उनके कुछ काम आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा, जो कमी हो उसे बताइएगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आगे धीरे धीरे सुधार करूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।